सफर को दृढ़ संकल्प से चलाना है, कम हो या ज्यादा उस पार चले जाना है। इसलिए मेरा आपसे कहना है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता है, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता है। हार को लक्ष्य से हमेशा दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। जी हाँ साथियों, जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। एक प्यारी सी कहानी आपका इंतजार कर रही है। आपका इस नए एपिसोड में पूरे मन से स्वागत है। ये नया एपिसोड आपके लिए बहुत कुछ अलग होगा और बहुत ही प्यारा है ये कंटेंट साथियों, क्योंकि हमारे एग्जाम का ये बड़ा दुलारा है। वाकई है, ये मानना पड़ेगा, सच ये जान लीजिए कि इस कंटेंट से आपके एग्जाम में बहुतों बार प्रश्न पूछे गए हैं हमारे एग्जामिनर महोदय द्वारा। फिलहाल आज का एपिसोड जो गुलाम वंश से ताल्लुकात रख रहा है, जहां हम इसके ठीक पहले गुलाम वंश का पार्ट 1 देख चुके हैं, जहां हम कुतुबुद्दीन ऐबक की पूरी कहानी को समझ चुके हैं। शुरुआत कुछ वहीं से होगी आज इस एपिसोड की, गुलाम वंश पार्ट 2 में, जहां हम आज इल्तुतमिश की कहानी को देखने वाले हैं। साथियों, इस एपिसोड की शुरुआत हो इसके ठीक पहले हम आपको थोड़ा सा पुराना रिकैप देना चाहते हैं। आपने देखा था कि मोहम्मद गौरी का गुलाम ऐबक ने मोहम्मद गौरी के मर जाने के बाद भारत के सल्तनत की सत्ता संभाली थी, जहां उसने अपनी राजधानी को लाहौर स्थापित किया हुआ था, लेकिन दिल्ली से निराकरण करता था, लेकिन राजधानी उसकी लाहौर थी। और वाकई में दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश है, जिसकी नींव रखने वाला कौन है? ऐबक। और आपको पता है ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, और ऐबक ही वो सुल्तान था जिसने कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में करवाया था। और इसी का सेना नायक था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था। जी हाँ साथियों, ये तमाम प्रश्न आपसे कई बार रूबरू हो चुके हैं। तो जो शासक, जो सुल्तान 1206 ईस्वी में गद्दी संभालता है, बहुत लंबे समय तक अपने जीवन की रूपरेखा का निराकरण नहीं कर पाता है। 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते हुए साथियों घोड़े की टापुओं से दब करके मारा जाता है। ऐबक के जाने के बाद, यानी अभी जो सल्तनत अभी केवल स्थापित हुई मात्र थी, महज 4 वर्षों का कार्यकाल था, अचानक उसके राजा का देहांत हो जाता है, अचानक उसका सुल्तान इस दुनिया से अलविदा कह जाता है। अब होड़ मच जाएगी। अभी तो किसी को पता ही नहीं था कितनी आसानी से सत्ता नहीं बदलती। इतनी आसानी तो हमारे भारत में सत्ता नहीं बदलती जितना जल्दी सुल्तान बदल गया है। अब सोचो कौन तैयार है इस पदवी को संभालने के लिए। होड़ सी मची होगी। और इसी बीच आराम शाह नाम का सुल्तान इस शासन की बागडोर को संभालने के लिए आगे आता है, और आराम शाह वाकई में आराम फरमाता है। सच पूछो तो पूरा विद्रोह उसके बारे में कहा गया इतिहास में कि उसका काफी विद्रोह होता है, काफी विरोध होता है उसका। उसके समय में कोई कार्यकाल अच्छा नहीं चल पाता। एक छोटा सा पीरियड की बात कर रहा हूं। और ठीक इसी 1210 ईस्वी में ही आराम शाह को गद्दी से हटा दिया जाता है, और इल्तुतमिश जो कि इसका दामाद है, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत की बागडोर थमा दी जाती है साथियों। अब ये बागडोर संभालेगा दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत का मतलब एक बहुत बड़े सल्तनत की जिम्मेदारी अब आ गई है किसके कंधे पर? दिल्ली सल्तनत की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आ गई है इल्तुतमिश के कंधे पर। और अब ये इस बागडोर को किस तरीके से नया अंजाम देगा, आइए हमारे साथ इस कहानी से रूबरू होइए। तो आराम शाह को हटा दिया गया है। आराम शाह को ये जूदा के युद्ध में पराजित करके भेज भी देता है, मार भी देता है। ये इतिहासकार कहते हैं साथियों कि जूदा के युद्ध में इसने इसे मार दिया है। खैर जो भी रहा हो, इल्तुतमिश अब सिंहासन संभाल रहा है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। आइए इस कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद की पूरी कहानी का लेखा जोखा समझने का प्रयास करते हैं। यहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसी इल्तुतमिश के कुछ उपाधियां हैं साथियों। सबसे पहले इसी टाइटल से हम आज इसकी बात करेंगे, और अगर उपाधियां याद हो गई आपको, इन्हीं उपाधियों के साथ साथ इससे बनने वाले तमाम प्रश्न भी आपको लगे हाथ मिल जाएंगे। जैसे इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलाम कहा जाता है, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है साथियों। और इसी इल्तुतमिश शब्द का अर्थ है, इस शब्द का
शब्द का अर्थ भी लिख दूं। शब्द का अर्थ है, इल्तुतमिश शब्द का अर्थ क्या है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसे कहा जाता है राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश शब्द का अर्थ होगा राज्य का स्वामी। ये इस शब्दावली का यानी इस शब्द का अर्थ है साथियों। इसे गुलामों का गुलाम हमने कह लिया, इसे शहीद सुल्तान हमने कह लिया, या सुल्तान ये शहीद, शहीद सुल्तान या सुल्तान ये शहीद, सुल्तान ये शहीद, सुल्तान ये शहीद, ये इसके उपाधियां हैं साथियों। आगे देखिएगा, इसे अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई, खलीफाओं द्वारा अमीर उल मोमिन, अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। ये किसने दिया है? इसे खलीफाओं ने दिया है। खलीफा, आप समझदार हैं, ये बात आप समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुतायत मात्रा में पूछे जा चुके हैं कि खलीफा क्या है और किसने इस उपाधि को इन्हें देने का काम किया है। तो ऐसे प्रश्नों से रूबरू होना चाहिए हमें, और हम होते भी हैं साथियों। फिलहाल हम जहाँ बात कर रहे हैं, गुलामों का गुलाम है, शहीद सुल्तान है, सुल्तान ये शहीद है, अमीर उल मोमिन है ये। और इसे किसने कहा है? ये खलीफाओं ने उपाधि से सौंपी है, नवाजा है। देखिएगा, इसे मकबरों का पितामह कहा जाता है। मकबरों का पितामह यानी मकबरों का जनक। मकबरा जो आज आप देख पा रहे हैं साथियों, अब आपके स्क्रीन पर आपसे जुड़ी हुई तमाम बातें आने वाली हैं। आप तमाम मकबरा पर जाते हुए लोगों को देखा है, हो सकता है आपने भी मकबरा का सैर किया हो और तमाम मकबराएं आपने भी देखी हो। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? आप कहते हैं लाहौर में है। ऐसी तमाम मकबरों से आप परिचित हो चुके हैं। आप जरा सोचिए कि इन मकबरों का निर्माण सबसे पहले हमारे भारत में किसने करवाया? जिसने करवाया होगा वही मकबरा का पितामह कहलाएगा, और आपके स्क्रीन पर आज वो सामने है। इसलिए मैंने कहा आपसे जुड़ी हुई तमाम कहानियां अब आपके सामने आएंगी। इतिहास अब रोचक है, क्योंकि अब हमारे करीब धीरे धीरे आ रहा है और अब हम इसे और भी अच्छे ढंग से महसूस कर पाएंगे। फिलहाल अमीरुल मोमिन आ चुका है, मकबरों का पितामह इसे कहते हैं। और देखना, दिल्ली सल्तनत का इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इन सब बातों से हम पर्दा हटाएंगे। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे क्यों कहा जाता है, इस बारे में हम आपको बताएंगे, और इनसे बनने वाले तमाम प्रश्नों से भी आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल शुरुआत है, इसे गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है। आइए एक कहानी से, छोटी सी कहानी से आपका सामना कराते हैं। इसके जो पिता हुआ करते थे इलम खां, किसके? इल्तुतमिश के पिता का नाम था इलम खां। इलम खां, इलम खां की कई संतानें थीं। देखना, आज भी कई संतानें होती हैं, लेकिन उस समय तो फिर इस तरीके की जनसंख्या का कोई बहुत ही ज़्यादा बाउंडेशन नहीं था, ना ही इतनी समस्याएं नहीं होंगी। फिलहाल जो भी रहा, इलम खां की कई संतानें थी, जिसमें इल्तुतमिश काफ़ी खूबसूरत था। लीजिए, आज तक हमने अब इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इतिहास में लगातार कन्याओं को की खूबसूरती का ही बखान किया, लगातार तमाम ऐसी महारानियों की खूबसूरती का बखान किया, यानी तमाम ऐसे मैंने फीमेल का ही बखान किया। लेकिन अब देखना, इतिहास ने बहुत ही खूबसूरत इंसान की बात, खूबसूरत पुरुष की बात कर रहा है, अलग अलग है ये। तो इल्तुतमिश बहुत ही खूबसूरत था, ये इतिहासकार कहते हैं। इलम खां यानी उसका पिता, अभी इस खूबसूरती की वजह से ही नहीं, अन्य तमाम कारणों की वजह से इल्तुतमिश को ज़्यादा प्यार किया करता था, जिसको देख करके इसकी अन्य संतानें अपने पिता से नहीं, इल्तुतमिश से ही नफरत किया करते थे। और कहीं ना कहीं ये नफरत एक बहुत बड़े रूप को धारण कर रही थी अन्य संतानों के बीच में, क्योंकि अन्य संतानों का जो मन मस्तिष्क था वो इल्तुतमिश से पूरी तरीके से कटा जा रहा था। और वो उनके मन में ये षड्यंत्र आया कि किसी ना किसी तरीके से इसे हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो बाप तो दे देगा सब कुछ इसी को। तो एक दिन जब इलम खां घर पे नहीं होता है, तो इनके तमाम भाइयों ने मिलकर इल्तुतमिश को बाजार में बेच देते हैं। तमाम भाई मिलकर के इल्तुतमिश को एक बाजार में बेच देते। उस समय दास प्रथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में थी, गुलाम बनाने की प्रथा थी। आपको पता है मोहम्मद गोरी ने भी कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा ही था। और अब होता क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका आप कह सकते हैं ससुर है, जिसका ये दामाद है इल्तुतमिश, वो अभी एक गुलाम ही था। और अब देखना,
दास प्रथा का माध्यम चल रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कहेंगे ये, लेकिन फिर भी ये हम बात बोलेंगे कि इलम खां के ना होने पर इनकी संतानों ने इल्तुतमिश को कहाँ बेच दिया? बाजार में बेच दिया। और इसको एक काजी ने खरीदा जिसका नाम था चुस्त कबा व्यापारी, कह सकते हैं। चुस्त कबा व्यापारी ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। क्या कर लिया साथियों? खरीद लिया। अब देखना, कम दामों में खरीदा है, लेकिन चुस्त कबा को यह बात पता है कि इल्तुतमिश की खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा है, अतः इसका दाम काफ़ी ज़्यादा मिलना चाहिए, अतः इसको दिखा कि हमें लाभ काफ़ी होगा। ये इसे कई बाजारों में ले जाता है, कई बाजारों में। चुस्त कबा इल्तुतमिश को कई बाजारों में ले जाता है, लेकिन दाम इतना ज़्यादा लगाता है कि फिर वाकई में इसे बेच नहीं पाता है, यानी कोई खरीदार इसे मिल नहीं पाता है। एक बार चुस्त कबा ने इल्तुतमिश को बुखारा के बाजार में ले गया। एक बार चुस्त कबा ने इल्तुतमिश को कहाँ ले गया? ये बुखारा के बाजार में ले गया, जहाँ पर मोहम्मद गौरी ने इसे देखा। तब इल्तुतमिश काफ़ी छोटा था। मोहम्मद गौरी ने देखा और मोहम्मद गौरी को लगा, क्योंकि मोहम्मद गौरी को कोई संतान वगैरह नहीं थी, अतः मोहम्मद गौरी ने ये बात सोची कि चलो मैंने तो काफ़ी गुलाम खरीदे हैं, मैंने तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी तो उसने खरीदा था, तो इसने सोचा मैं इसे भी खरीद लेता हूँ। लेकिन जब ये इसके पास जाता है, इसका जो व्यापारी उससे बात करता है कि कितने में दोगे भैया, तो चुस्त कबा इसका दाम बहुत ही ज़्यादा बताता है, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी नाराज़ होता है। कहता है कि तुमने दाम ज़्यादा बताया, इसे कोई खरीदेगा नहीं। चुस्त कबा मोहम्मद गौरी से कहता है कि आप नहीं लोगे तो कोई और लेगा। मोहम्मद गौरी ने कहा कि बुखारा के बाजार में से कोई नहीं खरीदेगा और बुखारा का बाजार इसके लिए और तुम्हारे लिए प्रतिबंधित रहेगा, यानी रोक लगा दिया गया। और अब चुस्त कबा इल्तुतमिश को लेकर के वहाँ से चला जाता है। अचानक एक दिन उसकी मुलाकात, कहानी देखो कितनी प्यारी है, अचानक एक दिन उसकी मुलाकात ऐबक से होती है, जो कि मोहम्मद गौरी का ही गुलाम है। मोहम्मद गौरी का ही गुलाम है और उसकी मुलाकात किससे हो गई? ऐबक से हो गई। ऐबक ने उसे खरीदने की इच्छा जाहिर की और अब चुस्त कबा कहता है कि बिल्कुल दाम ले लो और दाम दे दो, ले जाओ। लेकिन ऐबक कहता है कि इसे मैं बुखारा के बाजार में तो खरीद नहीं सकता, अगर तुम्हें बेचना ही है तो इसे दिल्ली के बाजार में लाओ। कहाँ ले आओ? दिल्ली के बाजार में, क्योंकि अब मोहम्मद गौरी इस दुनिया से 1206 ईस्वी में पलायन कर चुका है और अब इसी इल्तुतमिश को ऐबक ने कहाँ से खरीदा? दिल्ली बाजार से। ऐबक ने दिल्ली बाजार से इसे खरीदा है। चुस्त कबा ने किसको बेच दिया? ऐबक को बेच दिया। आप बताओ ऐबक गुलाम था कि नहीं था? आप कहोगे था सर जी, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और अब ऐबक ने किसे खरीदा है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश भी गुलाम है, अतः गुलाम को गुलाम ने खरीदा है, इसलिए ये गुलामों का गुलाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो साथियों, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। देखिएगा, मकबरों का पितामह इसे इसलिए बोला गया, ये तो फिर इसकी अच्छाइयों की वजह से ये सारे नामकरण किए गए हैं, लेकिन मकबरों का पितामह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका बड़ा बेटा जो था नासिरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश का ये बड़ा बेटा था ये, और इसने इसे पश्चिम का प्रांत या पश्चिम प्रांत की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिम्मेदारी। जैसे कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब आप सोचिए, ऐबक जब राजा था यानी सुल्तान था, तब इल्तुतमिश थोड़ा सुल्तान था दिल्ली का, लेकिन तब ऐबक ने इस इल्तुतमिश को भले ही बाजार से खरीदा हो, लेकिन गुलामों का बहुत ही मान सम्मान किया जाता था, उन्हें अच्छे ढंग से निपुण किया जाता था, तमाम चीज़ों में माहिर किया जाता था। और होता क्या, इल्तुतमिश को ये बदायूं का गवर्नर बनाता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी जब ऐबक 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए मरता है, तो उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। साथ ही साथ ऐबक की पुत्री से शादी किया था, अतः वो उसका दामाद भी था। और जब आराम साहब विचलित हो जाता है, यानी शासन की बागडोर सही से संभाल नहीं पाता है, तब इसके दामाद को आगे आना पड़ता है, क्योंकि उस समय 4 वर्ष का ही केवल शासन पीरियड था ऐबक का, तो इस वजह से कोई बहुत बड़ी रूपरेखा नहीं बनी थी कि कौन राजा बनेगा, कौन बागडोर संभालेगा। तो थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत में एक गिरावट सी महसूस होती है, लेकिन फिर इल्तुतमिश आकर के सामने खड़ा होता है और अपने इस बागडोर को संभालता है। देखिए कितनी बेहतर ढंग से काम कर रहा नासिरुद्दीन महमूद, जो इसका बेटा है,
उसे पश्चिम प्रांत की जिम्मेदारी सौंप देता है। लेकिन अचानक इसकी मौत हो जाती है, नासिरुद्दीन महमूद की मौत हो जाती है, और इसकी मौत हो जाने के बाद सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाता है। इल्तुतमिश कौन बनवाता है? सुल्तानगढ़ी मकबरा किसने बनवाया है? इल्तुतमिश ने। कहाँ पर? आपके दिल्ली में। ये भारतीय इतिहास का या भारत का पहला मकबरा है साथियों, भारत का पहला मकबरा है। यानी यहाँ से मकबरा का इतिहास शुरू होता है, इसीलिए इसे मकबरों का पितामह कहा जाता है। देखना ना सारी चीज़ें, और ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आता है हमने ये जिम्मेदारी उठाई है कि आपको किस तरीके से समझाना है और इस बात को किस तरीके से आप तक पहुंचाना है, ये कहानी किस तरीके से आपके मन मस्तिष्क में जाएगी, इस कोशिश में मैं पुरजोर कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा, और एक आप देख पाएंगे दिल्ली सल्तनत का इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का इसे वास्तविक संस्थापक कहने के पीछे पहला कारण है, इसने भू राजस्व व्यवस्था की स्थापना की। भू राजस्व व्यवस्था, कभी भी पूछे कि भू राजस्व व्यवस्था का सर्वप्रथम संचालन किसने किया, तो आप बताइए इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूं। देखिएगा, कर प्रशासन यानी कर के लिए भी जिम्मेदारी रखी गई और कर असूला जाएगा, जिसके माध्यम से ये काम होगा। अस्थाई सेना, दिल्ली सल्तनत में अस्थाई सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। ऐबक के पास ऐसा कुछ था नहीं, ऐबक का कार्यकाल बहुत छोटा था, अतः वो उस तरीके से अभी आगे बढ़ नहीं पाया था। तो अस्थाई सेना सबसे पहले कहाँ? दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूँ साथियों, यहाँ लगे हाथ। अब ये बात जाने आप कि हमारी जो चर्चा परिचर्चा है ये दिल्ली सल्तनत को लेकर है, दिल्ली सल्तनत को लेकर के। तो हमारा एग्जामिनर भी दिल्ली सल्तनत को लेकर के आपसे प्रश्न पूछेगा। कर व्यवस्था पहले भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ही है जिसने इस प्रक्रिया को जन्म दिया। कर व्यवस्था, भू राजस्व प्रशासन तथा लगे हाथ अस्थाई सेना रखने का भी प्रावधान इसने किया। देखिएगा, अस्थाई सेना रखना, और फिर आप मान के चलें चौथा, मुद्रा का बेहतर प्रचलन या मुद्रा प्रशासन इकाई में सुधार। मुद्रा प्रशासन इकाई में सुधार किया, और सुधार के साथ साथ आपको बता दूं, ये पूछा भी गया है, चांदी का टका किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। चांदी का टका और तांबे का जीतल, चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाने का श्रेय किसके पास है? इल्तुतमिश के पास भी ये श्रेय है, और ये जाएगा। और ये एक प्रकार के शुद्ध अरबी सिक्कों के नाम से जाने जाएंगे। कैसे सिक्के हैं साथियों? ये शुद्ध अरबी सिक्के। इसका तात्पर्य है कि इल्तुतमिश अब काफी सुधार करने वाला है, इसने साम्राज्य की नींव को हिलने से बचाया है, साथ ही साथ अब उस पर ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत एक सपने जैसा महल सजाने का प्रयास कर रहा है, और इस तरीके की तमाम व्यवस्थाओं का संचालन परिचालन कर रहा है। इस वजह से देखना, एक और महत्वपूर्ण बात मैं लगे हाथ आपको बताता चलूं, तुर्कान ये चहलगान ये क्या है? बहुत प्यारी बात है, बहुत बार पूछा गया है। ये 40 गुलामों का संगठन है साथियों, 40 गुलामों का संगठन को क्या कहते हैं? तुर्कान ये चहलगान कहते हैं। यहाँ 40 गुलामी संगठन है, यानी 40 तुर्कों का संगठन किया गया है, और इन तुर्कों के लिए अलग व्यवस्था अपनाई गई। इनके लिए एक इक्ता व्यवस्था का जन्म किया गया, या इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की गई। आप सोचेंगे सर इक्ता व्यवस्था की शुरुआत करने वाला कौन है, तो कहिए इल्तुतमिश है। क्या ये प्रश्न आपसे पूछे गए? जी हाँ। इसका संबंध किस संगठन से रहा? 40 गुलामों के संगठन से, और आप कह सकते हैं इसे तुर्कान ये चहलगानी भी कहा जाता है, इसे वर्णी ने कहा था। खैर, इन सब बातों से हम पर्दा हटा चुके हैं, हम यहाँ पर वर्णी का भी नाम ले चुके हैं, और हम ये कह चुके हैं कि उसने इसे नाम दिया था तुर्कान ये चहलगानी, और ये 40 गुलामों का संगठन हुआ करता था। तो इल्तुतमिश भी गुलाम था, तो गुलाम बनाने की परंपरा थी, तो गुलामों का संगठन बनाया, क्योंकि इसे पता था जो हमारे विरोध कर रहे हैं। देखना, जीवन में अगर तरक्की करना है तो सबसे पहले जो आपका विरोधी है ना, उसे ही खुश करो। सबसे पहले जो आपका विरोधी है उसे खुश करने का प्रयास करो, कुछ ना कुछ उसके लिए अलग करो, क्योंकि आपका विरोध बंद होना चाहिए। और अगर आपका विरोध हो रहा है तो इसका तात्पर्य है कि आपका जो समर्थक है कभी ना कभी वो भी आपका विरोधी ही बनेगा।
इसका मतलब है कि राजनीति में सबसे अहम मुद्दा होता है कि जो हमारा विरोधी है उसे किसी ना किसी तरीके से शामिल किया जाए। आप देखिए ऐसे ही राजनीति चलती है, और आप देख पा रहे हैं कि इस पार्टी का नेता उस पार्टी में, उस पार्टी का नेता उस पार्टी में लगातार आते जाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी शुद्ध राजनीति उसी को कहेंगे, क्योंकि जो विरोधी है उसे किसी तरीके से मिलाने का प्रयास किया जाए। तो ऐसा यहाँ भी हुआ। 40 संगठनों का जो ये निर्माण करता है उसमें कहीं ना कहीं इसके विरोधी शामिल थे। इसने क्या किया कि आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रहा हूँ, तो ये भी खुश हो गए, अच्छी व्यवस्था कर रहा हूँ, आप लोग इस राजस्व से कर असूलेंगे, आपके लिए मैं एकता व्यवस्था ला रहा हूँ। इल्तुतमिश ने कहा होगा कि हम आपके लिए एकता व्यवस्था ला रहे हैं, आप घबराइए मत, और आप हमारे साथ एक संगठन बनाइए और इस पूरे प्रशासन को संभालने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़े दिल्ली सल्तनत का निर्माण करना चाहते हैं, एक बहुत बड़े राजस्व की सीमा का विस्तार करना चाहते हैं। संगठन को लगा होगा कि हम तो बड़े पद पे पहुंच गए, मजा आ गया, राजा हमें इस तरीके से एक संगठन में ढाल रहे हैं, हमारी बातों को सुनेंगे। इसने इसके लिए एकता व्यवस्था अपनाई। एकता व्यवस्था का मतलब था, उन्होंने कहा कि आप लोग संगठन ही नहीं, हमारे बहुत बड़े कार्यदायित्व का निर्वहन करेंगे, आप मुखिया बन के काम करेंगे, आप हमारे राज्य की सीमा में कर असूलेंगे, कर, और उस कर को असूलने के बाद हम खुद के लिए तथा हमारे जितने कर्मचारी हैं सबका वेतन निर्धारित करेंगे और सबके पास पैसा पहुंचाएंगे। कितना प्यारा सा ये कार्य का निर्वहन किया गया इल्तुतमिश द्वारा। इसी वजह से आप इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहेंगे। साथियों, ऐबक ये काम नहीं कर सका था क्योंकि जल्दी चला गया, शायद वो करता, मैं उसकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन हाँ वो जल्दी चला गया इस दुनिया से, तो सारा कार्यदायित्व तो किसके ऊपर आ गया? इल्तुतमिश के ऊपर। और इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में सिंहासन पर विराजमान हो जाता है दिल्ली सल्तनत पर। और अब देखना 1210 में बैठ जाता है, आपको पता है आराम शाह को लोगों ने भगा दिया और बाद में इसने जूदा के युद्ध में इसे पराजित भी कर दिया। और 1210 ईस्वी में जहां हम ये बात देख पा रहे हैं, पूरी कहानी समझ पा रहे हैं, तो 1210 ईस्वी में जब इल्तुतमिश गद्दी संभालता है, ऐबक नहीं होता है, अब ये सफर चलेगा 1236 ईस्वी तक। इसका मतलब है ये आंकड़ा बड़ा है, ये आंकड़ा बड़ा है, और यहां से ये जो आंकड़ा बड़ा है, जो इसका कार्यकाल है, इससे दिल्ली सल्तनत में काफी सुधार आएगा। लंबा पीरियड है, अतः आप ऐसे भी समझ सकते हो इसके योगदान को, इसलिए हम इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। इल्तुतमिश की जहां पूरी कहानी से हम रूबरू करा रहे हैं आपको, ठीक ठाक ये आपको बताना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अब ये जान पाएं कि इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं इतिहास में, और इनसे तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे गए हमसे। देखना जरा, इन्हीं अगर उपलब्धियों की बात हम करें तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। अभी हमने आपसे कहा कि सुल्तान गढ़ी मकबरा अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद की याद में कह सकते हैं, या उसकी कब्र के रूप में बनवाता है, और सबसे पहला मकबरा है भारतीय इतिहास में, इसलिए इसे मकबरों का पितामह कहा जाता है। तो इन तमाम बातों से हम आपको रूबरू करा चुके हैं, इसकी उपलब्धियां ही हैं, लेकिन हम देखना इसमें कुछ आपको बताएं कुछ और बात। तो उपलब्धियों में जहां हम बात करें, इसने लाहौर से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया। यानी राजधानी कौन बना दिया? किसको? राजधानी इसने दिल्ली को बना दिया। और ऐबक के समय में राजधानी कौन थी? ऐबक के समय में, तो ऐबक के समय में राजधानी लाहौर हुआ करती थी। इसकी पहली उपलब्धि है कि इसने राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया, इसका मतलब बदलने का काम किया। ये पहली उपलब्धि रही। दूसरी उपलब्धि की अगर हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया, यानी एकता व्यवस्था जिसके बारे में हमने जिक्र किया कि कर असूला जाएगा और उस कर के माध्यम से तमाम प्रकार के पदों पर कार्यरत लोगों को वेतन निश्चित किया जाएगा और वेतन दिया जाएगा, जिसके लिए 40 संगठन यानी 40 लोगों का एक संगठन बनाया गया था, जिसे 40 संगठन कह सकते हैं, तुर्कानी चालीगन कह सकते हैं, जो भी अभी हमने लिखा था। तो इन तमाम बातों से आप जान सकते हैं। तो एकता व्यवस्था की शुरुआत की इसने, एकता व्यवस्था की शुरुआत की इसने, भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इसने, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इसने, इस पर भी हमने अभी बात कर ली है, आपके साथ शेयर भी किया। शुद्ध अरबी सिक्कों में 2 प्रकार के सिक्के हमने आपको बताए, एक चांदी का चला जिसे चांदी का टका आप कह सकते हैं, और एक आप तांबे का जीतल कह सकते हैं, तांबे का जीतल। ये 2 प्रकार के महत्वपूर्ण सिक्के थे जो इसकी उपलब्धियां बताने के लिए काफ़ी हैं। कर व्यवस्था, एक निश्चित सेना होनी चाहिए, यानी अस्थायी सेना होनी चाहिए। इन तमाम बातों पर हम चर्चा कर चुके। अतः ये सब उसकी क्या रही हैं साथियों? उपलब्धियां रही हैं।
और इन उपलब्धियों को हासिल करने के लिए, अपने प्रशासन को इतना मजबूत बनाने के लिए इसने कुछ महत्वपूर्ण काम भी किए होंगे। आप ऐसे ही सोचो, ऐसे ही किसी को मुफ्त में उपहार में नहीं मिल जाएगा ये सारी बातें। आप उसके योग्य होंगे, आप मेहनत किए होंगे, आपने अच्छे अच्छे युद्ध लड़े होंगे। तो तमाम ऐसी बातों से पर्दा हटा दें हम कि इल्तुतमिश ऐसा इन तमाम बातों को, यानी इन तमाम प्रकार की क्रियाओं को करने में सक्षम कैसे हुआ, सफल कैसे हुआ। तो लीजिएगा साथियों, मैं बताना आपको चाहूँगा। देखना, यानी ऐबक किसका गुलाम था? आपको पता है मोहम्मद गोरी का ऐबक गुलाम था। यल्दौज किसका गुलाम था? आपको पता है यह भी मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुबाचा किसका गुलाम था? आपको पता है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये स्टार गुलामों में थे। इन्हें मोहम्मद गोरी बेटों से ज़्यादा मानता था, जिसमें सबसे ज़्यादा मान सम्मान उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। अचानक 1206 ईस्वी में जब उसकी मौत हो जाती है, किसकी? मोहम्मद गोरी की, तो इन तीनों महत्वपूर्ण गुलामों ने आपस में ही इसके पूरे साम्राज्य का बंटवारा कर लिया। ऐसा नहीं किया कि भाई देखो, ऐसा नहीं कोई एक चलाएगा। तो लोगों ने अपने आपसी समझौते या आपसी मतभेद के माध्यम जैसा भी रहा हो, बंटवारा हुआ। ऐबक को क्या मिला? भारत, यानी दिल्ली सल्तनत मिली। एल्दौज को क्या मिला? गजनी का सम्राट बना। और कुबाचा कहाँ का? तो सिंध प्रांत का। सिंध प्रांत यानी पंजाब के आसपास के क्षेत्र का। और ऐबक कहाँ आ गया? दिल्ली सल्तनत में, यहाँ का सुल्तान बना। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। अब ऐबक का सफर रहा 1206 से 1210। आप खुद समझदार हैं कि 4 वर्ष में क्या आप कर लोगे। जल्दी पलायन कर गया, कुछ विशेष काम नहीं कर पाया, इसलिए यह संस्थापक कहलाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश का नाम आता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया इस बारे में। अब देखिए होता क्या है, अब ऐबक भी नहीं रहा है। 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी संभाल चुका है, लेकिन एल्दौज और कुबाचा अभी जिंदा हैं, जिनसे आपसी मतभेद है इल्तुतमिश का, क्योंकि सीमा विवाद रहेगा भैया, और ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहेगा। इसके लिए अलग अलग नीतियां अपनाएगा। देखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि अचानक जब ऐबक की मृत्यु होती है, अचानक जब गौरी मरा था तो 3 लोगों ने सिंहासन संभाल लिया। और अचानक जब ऐबक मरता है, किसी को अनुमान नहीं था कि 4 साल के अंतराल में ही मर जाएगा, इतना छोटा सा शासनकाल होगा। आराम शाह सिंहासन संभालता है, लेकिन उसका बड़ा विरोध होता है। उस विरोध का फायदा उठा के इल्तुतमिश सिंहासन संभाल लेता है। और जूदा के युद्ध में, अभी थोड़ी देर पहले हम ये बात कर भी रहे थे, जूदा के युद्ध में आराम शाह को मार देता है। आराम शाह की हत्या कर देता है, तो उसको हरा देता है। चलो, अपने रास्ते का रोड़ा खत्म किया इसने। और हमने आपसे कहा है, जो आपका विद्रोह करने वाला है, उसे या तो बहला फुसला के मिलाओ, या तो उसे अपने रास्ते से हटाओ। ये इतिहास गवाह है, हटाना पड़ेगा, फिर ये आगे बढ़ सकता था। तो जूदा के युद्ध में आराम शाह की हत्या की, नहीं तो आराम शाह बार बार इसका विद्रोह करता, इसलिए इसको मारना ही पड़ा, मार दिया इसने। देखिएगा अब होता क्या है, यल्दौज से युद्ध होता है। और यल्दौज से कौन सा युद्ध होता है देखना जरा, 1215 ईस्वी में किससे युद्ध होता है? यल्दौज से। और इसी युद्ध को तराइन का तीसरा युद्ध कहा जाता है। लीजिए कितना स्टार प्रश्न है। अब आप सोचिए कि कहाँ मिला हमें। तराइन का पहला दूसरा युद्ध तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, क्रमशः 1191-1192 ईस्वी में। अब जाकर के तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में हो रहा है। किसके बीच में? इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में ये तीसरा युद्ध लड़ा गया। और यहाँ पर विजयी कौन होता है? इल्तुतमिश होता है। ये बात ध्यान दें, 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध जीता किसने था? पृथ्वीराज चौहान ने। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, उनकी हत्या की। और अब देखिएगा, इस युद्ध में इल्तुतमिश जीतता है और यल्दौज की हत्या करता है। तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश विजयी हुआ, और अब कौन मारा गया? यल्दौज मार दिया गया। यल्दौज जब मारा गया तो आप बताइए, गजनी का ये साम्राज्य खाली होगा कि नहीं खाली होगा? तो इल्तुतमिश उसने बड़ी साम्राज्य का संचालन कर रहा है, क्या आसानी से हर जगह बैठेगा? नहीं ना, तो किसी ना किसी को तो लगाना पड़ता है। तो इसने लगाया किसको? यानी यहाँ की शासन भाग दौर संभाली किसको? दी किसे? ख्वारिज्म। एक नाम मैं आपको लिख के दे दूं यहाँ, ये है ख्वारिज्म साहब।
ख्वारिज्म शाह ने ये गद्दी संभाली। आगे व्यवस्था बढ़ रही है और ख्वारिज्म शाह की मौत होती है। इनके मरने के बाद जलालुद्दीन मकबरनी आता है। जलालुद्दीन मकबरनी यहाँ की शासन सत्ता को संभालता है। और इसी समय साथियों, इसी समय देखना, ये 1215 के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। इसी समय अब देखना, दुनिया में एक आदमी ने कहर मचा रखा है। ये हमारा भारत है, यहाँ थोड़ा सा शांत माहौल चल रहा है और फिर भी शांत क्या है आपसी में, यानी देखना ये इनको मार के वो उनको मार के अपनी शासन व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। इसी बीच दुनिया में एक व्यक्ति ने पूरी तरीके से खलमंडल मचा रखा था और उसका नाम था चंगेज खान। जी हाँ साथियों, चंगेज खान का नाम सुनते ही इतिहास के रूह कांप जाते हैं। चंगेज खान ये था जिसे तेगु चिन भी कहा जाता है। तेगु चिन, जिसे खुदा का कहर भी कहा जाता है। लीजिए, खुदा का कहर किसे कहा जाता है? चंगेज खान को। ये उस समय पूरा हाहाकार मचा रखा था। इसने चीन, मध्य एशिया, ईरान और फारस जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, यानी सब पर कब्जा, सबको जीत लिया था। जहाँ चलता था चंगेज खान ना, रास्ते बदल जाया करते थे और उस समय लोगों के सपने में चंगेज खान आया करता था। बहुत ही क्रूर था ये, बहुत ही क्रूर। ये मान के चलें क्रूरता की सारी हदें इसने पार कर दी। फिलहाल किसी न किसी दिन इसी एपिसोड से चंगेज खान के बारे में भी बहुत कुछ बताने के लिए हम रूबरू होंगे। फिलहाल अभी कहानी इल्तुतमिश की है तो चंगेज खान पर जाने का कोई बड़ा औचित्य नहीं है, केवल जोड़ के कहानी मिली है तो दिखा रहे हैं आपको आईना। और चंगेज खान से मुलाकात हम आपकी इसी एपिसोड में करवाएंगे, यानी आने वाले एपिसोड में ज़रूर करवाएंगे। देखिए, तो चंगेज खान जिसे तेगु चिन कहा जा रहा है, खुदा का कहर कहा जा रहा है, ये इस समय पूरे वर्चस्व में था। इसका कहर इस कदर लोगों पर टूटा हुआ था कि इसे देखो खुदा का कहर कहते थे, यानी जहाँ गया हाहाकार मचा दिया इसने। और होता क्या है, अब ये पहुंच जाता है कहाँ? यहाँ लीजिए, गजनी। जलालुद्दीन मकबरनी पहुंच गया है, खुदा का कहर अब गजनी। भागेगा जलालुद्दीन मकबरनी, भाग करके पहुंचता कहाँ है? सिंध प्रांत में। भागकर सिंध प्रांत में पहुंचता है। देखना, ये सिंध प्रांत में पहुंचता है जरूर है। और अब होता क्या है, जब मकबरनी सिंध प्रांत में आता है, लगभग 4 माह यहाँ ठहरा हुआ है छुप करके, और चंगेज खान इसे ढूंढ रहा है कि जहाँ मिलेगा मारेंगे। लेकिन ये छुप गया है, और छुपा भी कहाँ है? अपने दूसरे भाई गुलाम, जो कि गुलाम भाई था, कुबाचा के प्रांत में जाके छुपा हुआ है। और इस जगह जहाँ ये छुप गया, वहाँ कुबाचा का भी जो संतुलन था वो बिगड़ने लगा है। और इसी उद्देश्य का फायदा उठाकर इल्तुतमिश बहुत ही चालाक था, उसने कुबाचा पर ही हमला कर दिया। कहाँ हमला कर दिया? कुबाचा पर हमला कर दिया, क्योंकि जलालुद्दीन तो खुद का इसका आदमी है ना, इल्तुतमिश का, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही तो इसे यलदौज का ये सिंहासन सौंपा है। यलदौज जहाँ था, जहाँ मारा उसको, फिर गजनी का सिंहासन उसने ही तो दिया है। और अब इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण कर दिया और 1217 ईस्वी में कुबाचा को मार देता है। कुबाचा मारा जाता है। कुबाचा को हरा देता, मारता नहीं है, ये हरा देता है। जब कुबाचा हारता है ना, तो इस हार से विचलित होकर ये सिंध नदी में कूद कर आत्महत्या करता है। सिंध नदी में कूद कर आत्महत्या कर लेता है। कूद कर आत्महत्या कर लिया इसने, तो ये तो मर गया, ठीक है। लेकिन चंगेज खान अभी है, मकबरनी की हालत खराब है। अब मकबरनी अपना एक दूत भेजेगा। मकबरनी कहाँ है? इसका नाम यहाँ है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसका एक दूत है, आइन उल मुल्क नाम का इसका एक दूत है। इस दूत को भेजता है कहाँ? इल्तुतमिश के पास। इल्तुतमिश के पास इस दूत को भेजता है और कहता है कि जाओ कह दो कि किसी ना किसी तरीके से हमारी रक्षा करें। इल्तुतमिश बहुत ही समझदार था, उसे लग गया कि चंगेज खान आएगा तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगा। अभी तो हमने दिल्ली को सजाना शुरू किया है, अभी कितना दिल्ली सजी है। अरे आप खुद ही सोच लो, 1210 में इसका सुल्तान चला गया, 1210 से बेचारा 1217 के सफ़र पर, यानी अभी 7 ही साल हुए हैं। तो अब दिल्ली को मजबूत बना रहा है। अभी दिल्ली पूरी तरीके से सजी धजी नहीं है, अभी सुदृढ़ स्थिति पर पहुंची नहीं है। इसने सोचा अगर ऐसी स्थिति में
हमारा युद्ध हो जाता है तो हमारी दिल्ली पूरी तरीके से बिखर जाएगी, जिसे हम सजा रहे हैं। अतः इसके दिमाग में ये विचार आया कि अगर मैं इसकी मदद करूंगा, यानी अपने ही आदमी की मदद करूंगा, यानी जलालुद्दीन मकबरनी की मदद करूंगा, तो दिक्कत में फंस सकता हूं। गजनी भले से हाथ से निकल गया है, कोई बात नहीं है, जाने दीजिए। ये क्या करता है, आइन उल मुल्क जो कि इसका दूत था उसकी हत्या करवा देता है इल्तुतमिश। आइन उल मुल्क जब यहाँ पहुँचता ही नहीं, कहाँ पर, फिर से दोबारा मकबरनी के पास नहीं पहुँचता, क्योंकि इल्तुतमिश उसे मरवा देता है। जब ये यहाँ आया इल्तुतमिश ने इसे मरवा दिया, यहाँ नहीं पहुँचता। अब ये क्या करता, अपना एक दूत भेजता किसके पास, चंगेज खान के पास। चंगेज खान के पास अपना एक दूत भेजता है और कहता है, उससे कहलवाता है कि आपके लिए हमारे भारत की जलवायु अनुकूल नहीं है। इस बात का संदेश चंगेज खान तक जब जाता है तो चंगेज खान को लगता है कि वाकई में चलो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ का राजा हमारा विरोधी नहीं, वो पहले ही सरेंडर कर चुका है और कह रहा है यहाँ की जलवायु हमारे अनुकूल नहीं है। तो जब वो हमारा शुभ चिंतक है, यानी हमारी चिंता इतनी फिक्र उसे है, तो उसने भारत पर आक्रमण करना उचित नहीं समझा। और ये मैं बात बार बार कहता हूँ कि चंगेज खान ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को लूटा था ना, जिस तरीके से पूरी दुनिया को तहस नहस करने की जिम्मेदारी उठा रखा था ना, उस तरीके से बहुत ही अच्छा हुआ कि इसने हमारे भारत पर आक्रमण नहीं किया। और ये इल्तुतमिश की समझदारी बहुत ही अच्छी रही, अन्यथा फिर तो बहुत कुछ बिगड़ जाता और इस कदर चंगेज खान वापस चला जाता है। तो इन तमाम उपलब्धियों के साथ हम आपको अब छोड़े जाएंगे, और इल्तुतमिश की कहानी आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसी अभिलाषा के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपको दमदार लगी होगी, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इल्तुतमिश का सफ़र कैसा रहा और किस तरीके से इसने पूरी दिल्ली सल्तनत को संभालने का काम किया है, और इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। साथियों देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात तो हमने बोला ही नहीं, इसने कुतुब मीनार का निर्माण किया, जो कि ऐबक ने जिसकी शुरुआत की थी, उसका निर्माण कार्य पूरा करने का श्रेय किसके पास है, तो इल्तुतमिश के पास है। जी हाँ साथियों, इल्तुतमिश ने ऐसी तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों का क्रियान्वयन किया। सबसे पहले मकबरा बनाने का काम किया। इन तमाम बातों से सबसे पहले इक्ता व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप जान चुके हैं। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कई बार। तो कहानी कैसी लगी, ये कंटेंट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी मुलाकात अब आपसे नए एपिसोड में होगी। साथियों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। अच्छे लगे कंटेंट तो शेयर जरूर करिए, पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।